हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम करें क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जो है नेशनल इनकम। आज हम करने वाले हैं सेकंड मेथड जो है इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो सेकंड मेथड में हम करने वाले कि जो पूरे इंडिया की मान ली कोई भी कंट्री है जैसे कि इंडिया, उसकी जो इनकम है उसको ऐड करके या फिर जो भी सब माइनस करना है उसको माइनस करके कैसे हम इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसको निकाल सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट मेथड किया था जो है वैल्यू एडेड मेथड। अगर आपको वो वाली वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले इनकम मेथड। सबसे पहले इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे लिखा जाता है, एन डी पी एट एफ सी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या कहते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले देखते हैं इनकम मेथड से कैसे निकालते हैं इनकम मेथड, या फिर आप लिख सकते हो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, हम इसमें तीन चीजें प्लस करते हैं। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड है मिक्स्ड इनकम। अब क्या होता है क्वेश्चन में, जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और ऑपरेटिंग सरप्लस के दो 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 या तीन तीन सब कंपोनेंट्स होते हैं, उसके हम अभी करेंगे डिस्कस। बस जो मिक्स्ड इनकम होते हैं उसको पेपर में ऐसे ही लिखा जाता है। तो अगर आपको कोई मिक्स्ड इनकम दिखे तो आप उसको सबसे पहले ऐड कर लीजिए। अब देखते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सबसे पहले ऐड होता है वेजेस एंड सैलरीज। अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज दिख जाए फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दिखे तो आप उसको ऐड कर लीजिए। साथ में क्या दिखता है, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड मतलब अब इन दोनों में फर्क क्या है, वेजेस और सैलरी क्या दी जाती है, कैश में दी जाती है कोई भी एम्प्लॉयज को। और पेमेंट इन काइंड का क्या मतलब है, जैसे आपको कैश में ना देकर किसी और चीज में आपको पेमेंट करती जाए तो वो होती है पेमेंट इन काइंड। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दी जाए तो आप उसमें सर्च करिए तीन चीजें, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, और पेमेंट इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब इसमें एक और कंपोनेंट आता है, वो क्या है, चलिए देखते हैं। वो है पेंशन और रिटायरमेंट। मतलब जब कोई भी आदमी रिटायरमेंट करके जाता है तो उसके ऊपर जो उसको पेंशन देता है वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आती है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या कहता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैट, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और पेंशन और रिटायरमेंट। अब देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस है उसमें क्या क्या आता है। सर उसमें आता है रेंट, प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा सीधा ना दिया जाए तो आप किस चीज को सर्च करेंगे, रेंट को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को। और अगर ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी बट अगर आपको प्रॉफिट भी ना मिले और आपको कहीं पे दिख जाए डिविडेंड, अगर आपको रेंट और इंटरेस्ट दिख जाए और आपको प्रॉफिट ना दिखे बल्कि इनमें से कोई भी तीन चीज या फिर कोई भी एक दिख जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस करके उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या आता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है। और मिक्स्ड इनकम तो आपको जो क्वेश्चन है उसमें आराम से दिख जाएगी। तो ये थे इनके पार्ट्स और सब पार्ट्स। अब देखते हैं कुछ प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम मेथड। देखते हैं हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है इनकम मेथड फॉलो करते वक्त। सबसे पहले ट्रांसफर इनकम लाइक, सॉरी यहाँ पे लाइक है, ओल्ड एज पेंशन, unemployment allowances, scholarship, pocket expenses etc should not be included in national income। तो ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हम अर्न नहीं करते, बस हमें वैसे ही एज अ गिफ्ट या फिर डोनेशन मिल जाती है। तो वो कौन कौन सी इनकम आती है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गई, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, या फिर स्कॉलरशिप हो गया, या फिर कोई भी पॉकेट एक्सपेंसिस हो गया। तो ये सारी चीजें नेशनल इनकम में काउंट नहीं करी जाएंगी, क्योंकि ये क्या, ये सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट है, मतलब कि ये अर्न नहीं की गई है। तो इनकम मेथड में वही इनकम आती है जो हम अर्न करते हैं। सेकंड है मतलब फैक्टर इनकम आती है इनकम मेथड में। सेकंड है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग एक्सेट्रा इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम मेथड। तो इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, फिर जुआ खेलना हो गया, ये सारी चीजें नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाएगी, क्योंकि हम इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इन सभी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ये अर्न भी नहीं होती, इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते। थर्ड है कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड आर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो कमीशन अगर हम पे करेंगे कोई भी सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड पे, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये एज अ रिवॉर्ड है कि हमने कोई भी सर्विसेज रेंडर करेंगे तो उसकी बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, तो वो चीजें हम इंक्लूड करें क्योंकि वो हमने अर्न किया।
फोर्थ है ब्रोकरेज ऑन द सेल या फिर परचेज ऑफ शेयर्स और बॉन्ड इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो ब्रोकरेज है या फिर ब्रोकरेज मतलब कि कोई भी पैसा मिलता है कोई भी सेल पे या फिर परचेज पे, कोई भी शेयर्स पे या फिर बॉन्ड्स पे, तो वो चीजें हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर एज अ रिवॉर्ड है फैक्टर सर्विसेज का, जैसा रीजन ऊपर दिया गया था वैसा रीजन नीचे, कि ये फैक्टर सर्विस है उसका एक टाइप से रिवॉर्ड है, इसलिए वो उसमें इंक्लूड होगा। तो आपको जब भी पूछा जाए कि प्रिकॉशंस बताओ नेशनल इनकम के या फिर कोई भी मेथड के तीनों में से, तो आपको उसका छोटा सा रीजन जरूर दे देना है, ताकि जो क्वेश्चन है वो फुल फ्लैज कंप्लीट हो जाए और जो एग्जामिनर्स को कोई भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में या फिर आपके आंसर में देखने को ना मिले। फिफ्थ है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेम्स लाइक लॉटरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज देयर इज नो वैल्यू एडिशन कोरस्पॉन्डिंग टू विंडफॉल गेन्स। अगर कोई भी इनकम होती है विंडफॉल गेन से, जैसे कि लॉटरी से हो गई, तो वो नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करी जाएंगी, क्योंकि जो ये सिर्फ एक विंडफॉल गेन्स है, गेन और उसकी वैल्यू हम एक टाइप से एस्टिमेट नहीं कर सकते या फिर हम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, और ये एक टाइप सा कैपिटल गेन है। तो जो कैपिटल गेन है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड या फिर फैक्टर इनकम एक टाइप से ट्रीट नहीं किया जाता है, इसलिए हम जो विंडफॉल गेन्स है जैसे कि लॉटरी वगैरह उसकी जो वैल्यू है नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। सिक्स्थ है imputed rent of owner occupied house is to be treated along with rent as component of factor income। तो ये हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था कि जो ओनर ने हाउस ऑक्यूपाइड कर रखा चाहे वो उसका खुद का, बट उसकी कुछ रेंटल वैल्यू होती है, तो वो रेंटल वैल्यू इनकम मेथड में भी इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि एक टाइप से इनकम है उसकी, कि अगर वो उसको किराए पे देता है या फिर रेंट पे देता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है, तो उसकी वजह से उसके कुछ इनकम जनरेट होगी, तो इसी वजह से हर हाउस की एक रेंटल वैल्यू होती है और उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वाला टॉपिक यहीं पे तक ही कंप्लीट हो गया। और एक और चीज बताए कि अब आपको पता है कि जो क्वेश्चन है उसमें मेनली नेशनल इनकम निकालने के लिए आता है, बट हमें पता है अगर हम इनकम मेथड लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी। तो नेट से नेट पे जाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये हम प्लस करेंगे तो डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्टर कोस्ट तो फैक्टर कोस्ट है ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका जो और ये जो 6 प्रिकॉशंस है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। पेपर में ज्यादातर इनकम मेथड के प्रिकॉशंस ही पूछे जाते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोस आने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और उसके जो क्वेश्चंस है उसकी हम प्रैक्टिस बहुत जल्दी करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।